नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 17 जुलाई 2023 और आज अब जो है आपका सीजीएल का एग्जाम था। सेकेंड शिफ्ट की भी एग्जाम समाप्त हो गई है। सेकेंड शिफ्ट के एग्जाम में जीके जीएस के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ उपलब्ध हो गया हूं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ साथ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट दूंगा जो आने वाले एग्जाम में आपको हूबहू प्रश्न जो है देखने को मिलेगा और मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन जो है एक्स्ट्रा फैक्ट से टकरा जाते हैं जी, और इस वीडियो में पहले वाले आप रीड किए होंगे तो कल के प्रैक्टिस सेट से मात्र 10 से 11 क्वेश्चन आपका आ गया था, है ना। तो ऐसे ही फॉलो करते रहिए, फायदे में रहेंगे अगर आप एग्जाम देने वाले हैं तो, है ना। तो पहला जो प्रश्न आया था, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, है ना। तो वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती दिए थे, गो बैक टू वेदास, है ना। दयानंद सरस्वती जो है ये आर्य समाज के संस्थापक है। कब किए थे? 1875 में। कहां पर किए थे? बंबई के अंदर, है ना। इसके अलावा सत्यार्थ प्रकाश नामक जो पुस्तक है, इनके लेखक कौन है? दयानंद सरस्वती है। दयानंद सरस्वती का ओरिजिनल नाम मूल शंकर है, ये बात भी आपको नहीं भूलना है, किसी किसी एग्जाम में छप जाती है। इसके अलावा इसी प्रकार से एक समाज है ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने किए थे, कोलकाता के अंदर किए थे, है ना। इसके अलावा ब्रह्म समाज जो है आत्मीय, जो राजा राम मोहन राय है, ये आपका 1815 में आत्मीय सभा से भी जुड़े रहे थे, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। और संवाद कौमुदी नामक पुस्तक भी लिखे हैं राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के प्रयास से ही 1829 में भारत में सती प्रथा लॉर्ड विलियम बेंटिक के जो है मदद से बंद किया गया था, ठीक है। इसके अलावा प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग 1867 में करते हैं महाराष्ट्र के अंदर, तो ये बात भी ध्यान रखना है आत्माराम पांडुरंग को। इनके अलावा सत्यशोधक समाज, ये ज्योतिबा फुले साहब किए थे 1873 में, ये भी महाराष्ट्र में किए थे। और इन्हीं की पत्नी सावित्रीबाई फुले जो बालिका के लिए जो है प्रथम विद्यालय खुलवाए थे, और सावित्रीबाई फुले को ही इंडिया में प्रथम लेडीज टीचर कहा जाता है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगला प्रश्न जो देखने को मिला ये है, अगला प्रश्न जो है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में हुआ था आपका, इसमें सबसे ज्यादा गोल्ड किसे मिला है? मैं बार बार बताते हूं भैया कि गोल्ड एग्जैक्ट पूछ देता है। जैसे आपको पूछता है कि खेलो इंडिया यूथ गेम में महाराष्ट्र को कितने पदक मतलब गोल्ड मिले, तो आपका आंसर है 56, क्योंकि महाराष्ट्र को सबसे ज्यादा पदक मिलेगा, और जिसका घर भरा होता है ना उधर ही ज्यादा ध्यान जाता है, ठीक है। तो इसीलिए आपसे ये क्वेश्चन कर लेता है एग्जामिनर। तो क्या आपको जो टोक्यो ओलंपिक है, यहाँ पे सबसे अधिक जो है अमेरिका ने 39 स्वर्ण पदक जीता था, और पदक टैली में भी सबसे ऊपर रहा था, 113 पदकों के साथ फर्स्ट रैंक हासिल किया था। बात करें यहाँ पे सेकंड रैंक का, तो चाइना का रहा था जिन्होंने 38 गोल्ड जीते और टोटल 88 पदक जीते थे, ठीक है। अब बात करें हमारे टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिहाज से कितने पदक मिले, तो 7 पदक ही मात्र मिल पाए थे। 1 स्वर्ण मिले थे नीरज चोपड़ा के द्वारा, 2 रजत मिले थे, 1 रवि दहिया और 1 मीराबाई चानू के द्वारा, और 4 ब्रॉन्ज मिले थे, जिनमें से 1 हमारे हॉकी टीम ने भी प्राप्त किया था। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। आगामी ओलंपिक 2024 में होगी, जो आपका पेरिस में होगी, तो ये बात भी ध्यान रखना है। ओलंपिक की शुरुआत 1896 में एथेंस से हुआ था, और भारत भाग लिया था 1900, जो ओलंपिक आपका पेरिस के अंदर हुआ था, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ओलंपिक में भारत को जो पहला गोल्ड मिला था ये 1928 में मिला था हॉकी के अंदर, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। भारत में पहला गोल्ड जो मिला था ये 1928 में हॉकी में मिला था। हॉकी में ही सबसे ज्यादा गोल्ड मिला है भारत को अब तक, 8 गोल्ड, और 2 गोल्ड में एक अभिनव बिंद्रा साहब और एक आपका नीरज चोपड़ा, तो टोटल 10 गोल्ड मिले हैं इंडिया को अब तक ओलंपिक खेल के अंदर। भारत में व्यक्तिगत रूप से जो पहला पदक जीतने का कारनामा किया ये केडी जाधव किया, है ना। इन्हीं का नाम आता है कम्पिटेटिव एग्जाम में। वैसे नॉर्मन प्रिजार्ड नामक एक आदमी था, है ना, ये भी जो पेरिस ओलंपिक में भाग लिए थे, तो ये भी रजत पदक प्राप्त किए थे, लेकिन वो हम जो है मतलब स्वतंत्रता के पहले की बात है, तो ये आपसे नहीं पूछता है। आपसे पूछता है कि भारत में व्यक्तिगत रूप से पहला पदक, तो केडी जाधव, है ना, ये महाराष्ट्र के थे और ये कुश्ती से संबंधित थे, ठीक है, और इन्होंने ब्रॉन्ज पदक प्राप्त किए थे। भारत के लिए पहला व्यक्तिगत रूप से प्रथम रजत जो है, सिल्वर जो है, ये मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ 2004 में जो एथेंस में ओलंपिक हुआ था उसमें शूटिंग के अंदर जो है प्राप्त किए थे। इसके अलावा भारत में गोल्ड जो है व्यक्तिगत रूप से अभिनव बिंद्रा साहब 2008 बीजिंग ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में जो है प्राप्त किए थे। इसके अलावा नीरज चोपड़ा का अभी आया है जिन्होंने भाला फेंक में प्राप्त किए हैं। ओलंपिक में भारत को अब तक 10 स्वर्ण पदक मिले, मैं 10 का ब्यौरा बता चुका हूं। 8 जो है आपका हॉकी से, और 2 में एक अभिनव बिंद्रा साहब और एक नीरज चोपड़ा साहब, तो 10 गोल्ड जो है आपका हो गया। ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम महिला भारत के लिहाज से कर्नो मल्लेश्वरी है, जो 2000 के ओलंपिक में सिडनी के अंदर भारोत्तोलन में कांस्य पदक प्राप्त किए थे। इसके अलावा लगातार 2 ओलंपिक में पदक जीतने वाली महिला तो ये पीवी सिंधु है। टेनिस में प्रथम पदक जो है लिएंडर पेस के द्वारा जीता गया, और बैडमिंटन में प्रथम पदक जो है साइना नेहवाल के द्वारा जीता गया है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है।
इसके अलावा जो हमारा अगला प्रश्न है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था। भैया दूसरे इससे पहले पूछा गया था कि आपको जो है पीएम रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में, अभी पूछ लिया आपका कि दूसरे पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, तो वहीं पर ही मैंने बता दिया था। अगर आपने पहले वाला भी वीडियो देखा होता तो ये क्वेश्चन नहीं छूटता। तो बुनियादी और भारी विकास पर विशेष बल देना। अगर आपको 5 ईयर प्लान में कोई भी तकलीफ है तो आप जो है नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप देख सकते हैं। 5 ईयर प्लान की एक जो है बहुत मतलब विस्तृत ढंग से पढ़ाया गया वीडियो है, जो मैं ग्रुप डी के समय बनाया था और अभी तक जो है चल रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन जो है बट रहे हैं। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है कृषि पर विशेष बल दिया गया था और हेराल्ड डोमर के मॉडल पर आधारित था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग पर विशेष बल दिया गया था और ये जो है आपका पीसी महालनोबिस के मॉडल पे आधारित है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल, एक सेकेंड, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है 1956 से 1961 रहा था। ठीक है, इसके अलावा तृतीय पंचवर्षीय योजना कृषि और भारी उद्योग दोनों पर समग्र रूप से बल दिए गए थे, यानी जो पहला में और दूसरा में दिया गया और तीसरा में जो है कंबाइंड रूप से दिया गया है ना। पहला हेराल्ड डोमर पे 51 से 56 और दूसरा पीसी महालनोबिस 56 से 61 है ना, तो ये ध्यान रखना है। इसके अलावा आपसे एक प्रश्न पूछ लिया है कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल क्या है। ये प्रश्न नया नहीं है, CHSL में भी आया है कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल क्या है, भूटान का आधिकारिक भाषा क्या है, ये सभी के सभी मैं बता रखा हूँ। तो जो बच्चे फॉलो करते हैं फायदे में रहते हैं। ठीक है, तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल जो है कटहल है। ठीक है, कटहल है। ठीक है, अब इसके अलावा जो भूटान की आ गया, मुझे अभी मेरे मुंह से बात की भाई जो ऑफिशियल लैंग्वेज है क्या है, तो जो खंगा है, क्या है, जो खंगा, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। अब बांग्लादेश वाला सीट ऊपर चला गया है, इसीलिए मैं थोड़ा सा आपको ऊपर ले चलता हूँ, जहाँ पे बांग्लादेश के बारे में थोड़ा सा और आपको जानकारी दूंगा, जहाँ से आपको जो है एग्जाम में क्वेश्चन आएगी। अब आपसे यहाँ पे बांग्लादेश के बारे में बहुत कुछ सीखने को है। बांग्लादेश से ही हमारे देश की सबसे लंबी सीमा 4096.7 किलोमीटर की सीमा लगती है। जो हमारा पड़ोसी देश है, 7 स्थलीय और 2 जो है जलीय, इस प्रकार से 9 पड़ोसी देश है। तो इनमें से बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा लंबा सीमा लगता है। दूसरा स्थान चाइना का आता है और तीसरा स्थान हमारा पाकू यानी पाकिस्तान का आता है। ठीक है, अब बांग्लादेश के साथ लगने वाली भारतीय राज्य कौन कौन से, असम है, मेघालय है, मिजोरम है, त्रिपुरा है और पश्चिम बंगाल है। तो ये 5 राज्यों को ध्यान से देख लीजिए। आने वाले शिफ्ट में हो सकता है कि आपसे जो है कौन सा राज्य टच करता है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए। बांग्लादेश की स्थापना 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान से अलग हुआ था। राजधानी ढाका और मुद्रा क्या है, टका है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ भारतीय राज्य त्रिपुरा है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तो ये थे हमारे बांग्लादेश के बारे में कुछ जानकारी। बांग्लादेश की ऑफिशियल लैंग्वेज तो आप समझते ही हैं, और बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गीत है अमार सोनार बांग्लो, तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। तो ये बात समझ ही रहे हैं। भूटान की राजधानी थिम्पू है, आधिकारिक भाषा जोखंगा है, मैंने बता दिया। और भूटान में अभी भी राजतंत्री चलती है ना, जिग्मे खेसर न्यंगपाल इस प्रकार के जो है राजा का नाम है, ध्यान रखेंगे। मालदीव की आधिकारिक भाषा क्या है, माले है ना, माफ कीजिएगा, राजधानी क्या है, माले, और ये एशिया में सबसे छोटी कंट्री है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। आधिकारिक भाषा क्या है भैया, दिवेही है, तो ये बात भी ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा इतिहास में समाहर्ता किसे कहा जाता है, तो इतिहास में समाहर्ता जो है मौर्य काल में कहा जाता था कि जो भाई टैक्स कलेक्ट करते थे ना, कलेक्टर है ना, टैक्स कलेक्ट करने वाले, उसे जो है समाहर्ता का दर्जा इतिहास में दिया गया है। तो आई थिंक मौर्य वंश से ही आया होगा, क्योंकि समाहर्ता का चर्चा वहीं पर हुआ था। मौर्य काल में जो राजस्व का इकट्ठा करता था उसे समाहर्ता कहते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य को विक्रमादित्य कहते हैं। इसी के काल में जो है आपका कौन आया था, फहियान आया था भारत, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है ना। समुद्रगुप्त जो है संगीत प्रेमी भी कहलाते हैं इंडिया के अंदर, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा मौर्य काल में जो दान दी गई भूमि होती थी इसे ब्रह्मदेय कहा जाता था, और गुप्त काल में जो दान दी जाती थी ब्राह्मणों को भूमि, इसे अग्रहर कहा जाता था। तो ये दोनों पॉइंट आप विशेष रूप से ध्यान रखें आने वाले शिफ्ट के लिए, कि गुप्त काल में जो भूमि दिया जाता था उसे ब्रह्मदेय, और जो आप माफ कीजिएगा मौर्य काल में जो दिया जाता था उसे ब्रह्मदेय, और गुप्त काल में जो दिया जाता था उसे अग्रहर कहा जाता था। दोस्तों मैं थोड़ा बाहर हूं, इसीलिए बहुत फास्ट जो पढ़ाना पड़ रहा है, क्योंकि टाइम की बड़ी पाबंद है आज हमारे पास। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है आपसे पूछा गया है। मैंने आपको एल्केन, एल्कीन और एल्काइन बता दिया है, इसी में आपको फिट करना है। और मैंने 10 तक बता दिया था कि एक फिट करोगे तो आपका मीथेन बनेगा, इथेन बनेगा, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, नोनेन, डिकेन, इस प्रकार से आप एन का वैल्यू फुट फिट करते जाओ और आपका नाम बदलते जाएगा। जो बच्चे 12 साइंस से किए हैं उनको तो कोई जो है इसमें लोचा नहीं होता है, लेकिन जो आर्ट से पढ़ लेते हैं 12 है ना, उनको थोड़ा इसमें दिक्कत हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये जो है 12 के सिलेबस में विस्तृत रूप से पढ़ाया गया है। तो एल्केन का समान सूत्र फिर से समझ लीजिए, CnH2n+2 होता है। इसी में अगर आपने C का मान 3 रखोगे तो आपको प्रोपेन बनेगा, 1 रखोगे तो मीथेन, 2 रखोगे तो इथेन, और C का N का मान अगर आपने 3 रख दिया तो आपका क्या हो जाएगा, प्रोपेन। तो प्रोपेन का यहाँ पे 3 रखिए तो C3 हो जाएगा। H 3 दूना का 6, 2n+2 है तो 3 दूना का 6, 2 8 हो जाएगा। तो C3H8 क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। तो इसी प्रकार से और भी आगे आप बढ़ा के समझ सकते हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन है ना, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, नोनेन, डिकेन, इस प्रकार से। इसके
इसके अलावा मैंने याद रखने के तरीके बताए थे कि भाई जो एल्कीन है ये इसमें न तो प्लस होता है न तो माइनस होता है, कुछ भी नहीं होता है, खाली CnH2n होता है, ठीक है। और जो एल्काइन है सबसे लंबा लिखा गया 5 वर्ड में, है ना, तो इसको CnH2n-2 होता है, ठीक है। ध्यान रहेगी, अगली बार से भूलना मत भाई, है ना। बहुत मेहनत लगती है भाई, साल भर के बाद फॉर्म आते हैं, साल भर के बाद एग्जाम होते हैं, यूं ही जाया न करो, है ना। इसके अलावा जो अगला प्रश्न है, चोंगई नृत्य किस राज्य से संबंधित है? भैया चोंगई नृत्य जो है ये आपका नागालैंड राज्य से संबंधित है। नागालैंड का एक त्योहार है, इनका नाम हॉर्नबिल है। हॉर्नबिल नागालैंड में दिसंबर माह में होने वाली त्योहार है, जो नागालैंड की सबसे विस्तृत त्योहार है। और जो हॉर्नबिल है वो नागालैंड का राजकीय पक्षी भी है, ये भी बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा नागालैंड का मैंने बता दिया हॉर्नबिल। इसके अलावा उसी का भाई है जो आपके एग्जाम में आएंगे, सोलुंग मोपिन युद्ध नृत्य, ये कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है भाई। अरुणाचल प्रदेश के अंदर लोसार को भी ऐड कर लीजिएगा। लोसार लद्दाख में भी होता है, लद्दाख में हेमिस भी होता है, लद्दाख में स्पुतनिक गस्तर भी होता है, लद्दाख में आपका ये लोसार भी होता है। और एक होता है दादा लोसांग, देखिए यहाँ पे लोसंग लिखा है, साग वाला, तो साग वाला होगा तो सिक्किम में होगा। और सागा दावा, ये भी साग का शब्द आ रहा है, तो ये भी सिक्किम में होगा। तो लोसांग सागा दावा सिक्किम, सोलुंगा मोपिना युद्ध नृत्य और लोसार कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। और लोसार को जो है आप अलग निकाल सकते हैं, लद्दाख में भी होता है, हिमाचल प्रदेश में भी होता है। एक प्रश्न आपसे रिपीट किया गया, हूबहू 14 तारीख को भी पूछा गया था। 2022 में AFC विमेन आयोजन भारत में किस शहर में हुआ था? तो ये नई मुंबई में हुआ था। ये नई मुंबई के 3 शहरों में हुए थे, ठीक है। ये नई मुंबई के 3 शहरों में हुए, मुंबई और इसके अलावा नई मुंबई और पुणे। तो महाराष्ट्र के 3 शहर कहना पड़ेगा, ठीक है। मुंबई के अंधेरी में हुआ था। नई मुंबई जो न्यू डेवलप्ड मुंबई है, जहाँ पे पनवेल बेलापुर ये सब आ जाता है, तो इस वाले इलाके में और पुणे में भी हुए थे। इसके अलावा पलासी के युद्ध से एक प्रश्न आया है। अब प्रश्न तो क्लियर नहीं है, लेकिन मैं पलासी का युद्ध ऐसे आपको पिला दिया हूँ घोर के कि आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटा होगा। पलासी का युद्ध 1757 में होता है। मैंने ये भी बताया कि पलासी का मैदान कहाँ है, तो आपको बताना है पश्चिम बंगाल। ये किसके किसके बीच होता है? तो सिराजुद्दौला जो बंगाल के अंतिम स्वतंत्र शासक भी माने जाते हैं, और रॉबर्ट क्लाइव जो ईस्ट इंडिया कंपनी के उस समय प्रमुख थे। तो इन दोनों के बीच में जो है एक युद्ध होता है, जिसे पलासी का युद्ध नाम दिया जाता है। रॉबर्ट क्लाइव की विजय हो जाती है। ऑब्वियसली भाई उनके पास हथियार, गोला बारूद, तोप, हमारे पास क्या, कुछ नहीं, है ना। इसके अलावा बक्सर का युद्ध 1764 में होता है। अवध के नवाब, मुगल बादशाह के शासक और आपका जो है बंगाल के नवाब, इन तीनों के शासक एक साइड, और दूसरे साइड अंग्रेज की तरफ से हेक्टर मुनरो। फिर भी किसकी जीत? हेक्टर मुनरो की, ठीक है। इसी युद्ध के बाद जो है 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है, जिसमें जो अंग्रेज है उनको कई सारे राज्य की दीवानी प्राप्त हो जाती है। दीवानी मतलब समझ जाते हैं ना, अधिकार। इसके अलावा तराइन का युद्ध होता है 1191 में पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच। इसमें पृथ्वीराज चौहान तृतीय साहब की विजय हो जाती है। तराइन की सेकेंड युद्ध उसी से अगले साल होता है। गोरी चुप नहीं बैठा 1192 में, और इसमें जो है इत्तेफाक से मोहम्मद गोरी की जीत हो जाती है। बाबर के द्वारा लड़े गए 4 युद्ध आपको जरूर याद रखना है। 1526 पानीपत की प्रथम लड़ाई इब्राहिम लोदी को हराया था। खानवा का युद्ध राणा सांगा को हराया था 1527 में। चंदेरी का युद्ध 1528 में मेदिनी राय को हराया था। और घाघरा का युद्ध 1529 में नुसरत जो है लोदी को हराया था। तो ये बात भी ध्यान रखना, नुसरत शाह और आपका मोहम्मद लोदी को, ठीक है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के एलिस पेरी को कौन सा अवार्ड मिला है? देखिए एलिस पेरी जो है ये ऑस्ट्रेलिया के एक जो है हरफनमौला क्रिकेटर है। तो इनको कौन सा अवार्ड मिला है ये तो मुझे अभी पता नहीं है ना भाई। नहीं पता है तो नहीं पता है, आपसे ही पूछ के सीख लूंगा, उसमें क्या है, सीखने की उम्र कभी कम नहीं होती है ना। तो अभी मुझे फिलहाल इसका आंसर पता नहीं है, तो आप लोग मुझे बताइएगा। वैसे इनको जो है कुछ ही दिन पहले, यानी 1.5-2 साल पहले जो है ये मतलब डिकेड का जो क्रिकेटर होता है ना, जैसे क्रिकेटर ऑफ द डिकेड, मतलब पिछले 10 साल में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले क्रिकेटर, तो ये वाला पुरस्कार भी मिला है। तो बताइएगा कि डिकेड वाला अवार्ड था क्या? गांधी मंडेला पुरस्कार जो अभी करंट वाला मिला है दलाई लामा को मिला है, जो तिब्बती धर्मगुरु है। इनके किताब का नाम हैप्पीनेस से ज्यादा रहता है ना। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 आपको देख के जाना है ना। लुंगलई फायर स्टेशन को भी मिला है इस बार का। इसके अलावा मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो है ये 2022 वाला शरद कमल को मिला है, 2023 में अनाउंस हुई है। और टेबल टेनिस खेलते हैं शरद कमल। मिस्र देश का सर्वोच्च सम्मान जो है नरेंद्र मोदी साहब को दिया गया है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, जिसका नाम ऑर्डर ऑफ नाइल है ना। मिस्र देश इजिप्ट है ना, इजिप्ट में पिछला जो है आपका कोप का बैठक भी हुआ था, ये बात भी ध्यान रखना है। यामिनी कृष्णमूर्ति को हाल में कौन सा अवार्ड मिला? ये मैं डिफिनेट बता सकता हूँ कि ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होगा कि यामिनी कृष्णमूर्ति को ये जो फला फला अमुक पुरस्कार मिला है, पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, इनमें से पूछा हुआ होगा, ठीक है। तो यामिनी कृष्णमूर्ति को 2001 में जो है आपका पद्म भूषण दिया गया था, 2016 में पद्म विभूषण और 1968 में पद्म श्री मिला था। यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम के प्रमुख नृत्यांगना है, जिन्होंने दिल्ली के अंदर अपना एक स्कूल खोला जिसका नाम यामिनी स्कूल ऑफ डांस रखा था, ठीक है। इसके अलावा 44वां संविधान संशोधन से एक प्रश्न पूछ लिए गए हैं भैया। 44वां संविधान संशोधन 1978 में होता है। संपत्ति का अधिकार को हटाकर जो है विधिक अधिकार बना दिया जाता है और आर्टिकल 300 के ए में रखा जाता है। संपत्ति का अधिकार पूर्व में क्या था? तो मौलिक अधिकार
अधिकार था, तो मौलिक अधिकार पहले 7 हुआ करते थे, लेकिन आजकल कितने हैं? तो आजकल 6 मौलिक अधिकार बच गए हैं। एक सेकंड भैया थोड़ा, हाँ, तो संपत्ति के अधिकार हटने के बाद मौलिक अधिकार कितने बच गए? 6 बच गए, जो कहाँ रखे गए हैं? भाग 3 में, आर्टिकल 12 से 35 के बीच में। कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान से। ठीक है, इसके अलावा मौलिक अधिकार विशेष परिस्थितियों में परिवर्तनीय है। जब आप पीसीएस लेवल के एग्जाम देंगे तो ये वाली पॉइंट आपको काम करेगा। आपसे पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार और डीपीएसपी में क्या फर्क है, तो भाई डीपीएसपी कभी नहीं बदलते, ये अडिग रहता है, लेकिन जो आपका फंडामेंटल राइट है ये विशेष परिस्थिति में आपसे छीना भी जा सकता है क्षणिक रूप से। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। अब इसके अंदर भी कई सारे पार्ट हैं, जैसे 14 से 18 तक जो आर्टिकल है ये आपका राइट टू इक्वलिटी है। 23 और 24 जो है ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है, जिसमें 23 जो है बलात् श्रम या मानव तस्करी पे रोक है, 24 जो है बाल श्रम पे निषेध है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जो है कल कारखाने में काम नहीं करेंगे। 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता है। 29 और 30 जो है अल्पसंख्यक हित है। 31 निष्क्रिय हो गया है ना। और 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इसी अनुच्छेद का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करते हैं। इसी अनुच्छेद को भीमराव अम्बेडकर साहब संविधान का आत्मा कहे थे। ठीक है, इसके अलावा यूनियन का पावर किस अनुच्छेद में वर्णित है? भैया संविधान से हमेशा 2 क्वेश्चन, किसी भी एग्जाम में 4 नंबर फिक्स है ना। तो भाई संविधान की पूर्णतः वीडियो आपके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी हुई है। आर्टिकल एक बार देख लो, आपका एक भी आर्टिकल छूट जाए तो मुझे आके बताओ, मैं यही रहूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। ठीक है, यूनियन की पावर किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आर्टिकल 73 में है। अनुच्छेद 79 में संसद की चर्चा किया गया है। भारतीय की संसद जो है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनी होती है। डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अनुच्छेद 80 जो है राज्यसभा से संबंधित है और 81 जो है लोकसभा से संबंधित है। राज्यसभा को अपर सदन कहते हैं, लोकसभा को लोअर सदन कहते हैं। राज्यसभा में मैक्सिमम 250 और राज्यसभा में 250 और लोकसभा में मैक्सिमम 550 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, लोक राज्यसभा में न्यूनतम उम्र सीमा 30 वर्ष और लोकसभा में 25 वर्ष, तो ये बात भी ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा लोकसभा भी वर्तमान में 17वीं चल रही है। इसी प्रकार का एक आर्टिकल 162 है जो स्टेट एग्जीक्यूटिव पावर से संबंधित है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। आज संघ का पूछा है, हो सकता है कि अगले शिफ्ट में राज का पूछे। विजयनगर साम्राज्य से क्वेश्चन आया था, तो विजयनगर साम्राज्य से जो प्रश्न आया था, भैया विजयनगर साम्राज्य हिस्ट्री के पार्ट 1 और पार्ट 2 हम पढ़ा दिए है ना, तो कहां से छूटा होगा बताइए, है ना। तो विजयनगर साम्राज्य से जो है स्थापना कब हुई थी? हरिहर एवं बुक्का ने किए थे। कब? 1336 में। अगर आपसे पूछ ले कि विजयनगर साम्राज्य किस नदी के किनारे फले फूले या पले बढ़े, तो भैया बता देना तुंगभद्रा नदी के किनारे। अगर आपसे पूछे कि तुंगभद्रा नदी किस श्रेणी की नदी है, तो बता देना भाई वेस्टर्न रीजन की नदी है, पश्चिमी घाट की नदी है, जहां से घाट प्रभा, माल प्रभा, कृष्णा, कोयना, है ना, ये जो भी आपका नदी है, मूसी वगैरह, ये सब इधर ही से बहती है, मतलब पश्चिमी घाट वाली नदी है। मूसी नहीं है, शायद थोड़ा कंफ्यूजन है मूसी में, बाद बाकी जितना भी बताया सभी जो है पश्चिमी घाट रेंज की नदी है, आपको ध्यान रखना है। गोदावरी भी है ना। इसके अलावा विजयनगर साम्राज्य के 4 वंश कौन कौन हुए? तुलुब, सुलुब, संगब और बदू। ऐसे विजयनगर साम्राज्य पे 3 ही वंश मुख्यतः माना जाता है, क्योंकि आपको पता होगा कि जब 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ तो विजयनगर साम्राज्य लगभग पतन की ओर अग्रसर हो गए और पतन हो भी गया। ठीक है, लेकिन अरबिदु वंश भी आए, तो 4 वंश माने जाते हैं ओवरऑल। अगर ओवरऑल आपसे पूछा जाता है तो 4 वंश। तो दोस्तों ये थे सेकेंड शिफ्ट में आए सभी प्रश्नों का एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और ये पीडीएफ आपको, हमारा पीडीएफ जो है निःशुल्क है टेलीग्राम पे। आपको जो पेड पीडीएफ है वो व्हाट्सएप नंबर पे दी जाती है, जो हमारी क्लास शाम को चलती है रोजाना एक वीडियो। तो अगर वो वाली पीडीएफ खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है, और ये पीडीएफ आपको फ्री है टेलीग्राम पे। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों थर्ड शिफ्ट की भी एग्जाम समाप्त हो गई है। थर्ड शिफ्ट के एग्जाम में जीके जीएस के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों को लेकर के आ गया हूं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, मैं प्रश्नों के साथ साथ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट दूंगा जो आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए डायरेक्ट हिट करेगी। और इसीलिए जो है, आप ये बात पहले से भी आप जानते हैं कि भाई एग्जाम में जो है क्वेश्चन हिट करती है, हमारे द्वारा पढ़ाया गया, इसीलिए जो है आप लोग हम पे विश्वास करते हैं। और आज जो है हमारा ये टुडे एग्जाम परिवार 50K का हो गया। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो विश्वास किए, और मैं आगे भी आप लोगों को जो है फुल मदद करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला जो प्रश्न पूछा गया था, कुंभी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो ये आपका आंध्र प्रदेश से संबंधित है। मैंने आपको कुंभी और करगा दोनों एक ही दिन करवाया था। कब करवाया था मुझे अभी तक याद है, जब बिहार एसएससी का मैं प्रैक्टिस सेट करवा रहा था, तो वहाँ पे मैं कुंभी और करगा दोनों प्रैक्टिस सेट में करवाया हूँ। उसकी व्यू जो है 423 व्यू है, आप चैनल पे जाके देख लीजिएगा। मैं कोई भी बात हवा में नहीं बोलता दोस्तों, ठीक है। तो कुंभी और करगा करवाया था, आज कुंभी आ गया है, ये आंध्र प्रदेश का है, ठीक। आंध्र प्रदेश के कुछ और प्रमुख शास्त्रीय नृत्य और त्योहार वगैरह हैं, इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी जो है काफी फेमस शास्त्रीय नृत्य है।
है और इनके जो प्रमुख कैरेक्टर हैं ये राजा रेड्डी या फिर राधा रेड्डी यानी रेड्डी फैमिली जो है ये आपके कुचिपुड़ी से संबंधित है। मैंने आपको बता रखा है कि भाई जब रेड्डी फैमिली हो तो आप कुचिपुड़ी को टिक करिएगा, जब आपका सिंह सरनेम हो या फिर झावेरी सरनेम हो, है ना, तो आप किसको टिक करेंगे, मणिपुरी को टिक करेंगे। जब आप महाराज सरनेम देखते हैं तो आप जो है कथक नृत्य को टिक करेंगे, या फिर वाद्य यंत्र से पूछा है तो तबला को टिक करेंगे। ये आपका 99% केस में सही होगा। अगर आपको याद नहीं है तो, याद है तो बहुत अच्छी बात है भाई। महापात्रा आपको दिखे नहीं कि आप जो है ओडिसी के तरफ बढ़ लिए, ओडिशा से संबंधित है आपका महापात्रा सरनेम, है ना। तो ये बात सब जो है आपको थोड़ा बहुत तो ध्यान रखना होगा। चलते हैं आगे। अगला जो है हमारा पॉइंट ही है, अभी पॉइंट के लिए जो है हम एक बहुत सारे रख लेते हैं। कर्नाटक का प्रमुख नृत्य करगा यक्षगान, ये मैंने यहाँ भी लिखा है। केरल के प्रमुख त्योहारों में ओणम प्रमुख है, कथकली और मोहिनीअट्टम ये दोनों ही आपका जो है केरल का शास्त्रीय नृत्य है, जिनमें से मोहिनीअट्टम में भगवान विष्णु की पूजा होती है, स्वयं नारायण की पूजा होती है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है डायरेक्ट, ठीक है। इसके अलावा तेलंगाना की प्रमुख त्योहार जो है ये बोनालू और बथुकम्मा है। इनके देवी देवता डैटी पूछे जाते हैं, तो बोनालू के अंदर आपको बताना है कि आप इसमें जो है काली की पूजा होती है, माँ काली की, और बथुकम्मा में गौरी की पूजा होती है, माता गौरी की। तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। बथुकम्मा जो है फूलों की त्योहार इसे भी कहा जाता है ना, फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स कहा जाता है, बिकॉज ये फूल से जो है देवी की जो है मूर्ति स्वरूप बथुकम्मा तैयार किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा खाद्य पदार्थ के परिरक्षण में सोडियम के किस अंश का प्रयोग होता है? अभी मैंने जो पहला वीडियो बनाया था आज ही, उसी में मैंने ये चीज बताया था, और यही चीज है कि पता नहीं सुनते ही रहते हैं क्या। तो ये सोडियम बेंजोएट का प्रयोग होता है दादा, किसका? सोडियम बेंजोएट का, ठीक है। इसके अलावा आप खाने वाले चीज में सिरका का इस्तेमाल करते हैं, जैसे आप चाइनीज आइटम खाते हैं, मंचूरियन है ना, चाइनीज भेल, ये जो भी नूडल्स वगैरह हैं, इनमें सिरका का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि आपको ज्यादा टेस्टी लगता है, लेकिन ये स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से फायदेमंद नहीं है। इनके अलावा आपसे पूछा जाता है एसिटिक एसिड का सूत्र भी पूछा जाता है, तो CH3COOH होता है, इसे भी ध्यान रखेंगे, आने वाले समय में काम आएगी। इसके अलावा खाने वाला सोडा का जो है रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। मैंने आपको बताया था कि भाई गांव घर में तो नहीं, लेकिन शहर में जो है बाई आती है काम करने के लिए घरों में, जिससे क्या होती है, खाना बना देते हैं, बर्तन वगैरह साफ कर देते हैं, तो इन्हें बाई कहा जाता है ना। तो सोडियम में बाइकार्बोनेट लगा है, मतलब ये खाने वाले से संबंधित है, सोडियम बाइकार्बोनेट। इनका सूत्र की बात करेंगे तो इसमें H एक एक्स्ट्रा होता है, NaNaNaHCO3 होता है, और जो धोने वाला सोडा होता है उसमें बाई गायब हो जाता है, खाली सोडियम कार्बोनेट उसे कहते हैं, और उनका धोने वाला या जो आपका सोडा होता है, धोबन सोडा, Na2CO3 होता है। तो ये दोनों बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो आपका शुष्क बर्फ है इसे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ड्राई आइस, है ना। इसके अलावा हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आए थे? आज ही क्वेश्चन राइज हुआ था कि भाई कौन से फ्रांसीसी यात्री हैं जो मुगल काल में 6 बार भारत यात्रा पे आए, तो उसका आंसर ट्रेवेनियर था, तो वहीं पर मैंने हेनसांग वाला भी बता दिया था। तो भाई ये हर्षवर्धन के काल में आए थे। हेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है आपका किसको? हेनसांग को। हेनसांग एक पुस्तक लिखती है, CUK लिखते हैं बिकॉज ये जेंट्स थे। इसके अलावा ये नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययनरत रहे थे। हेनसांग कांची की भी यात्रा की थी, कांचीपुरम नरसिंह वर्मन सेकेंड के काल में। ये क्वेश्चन आपसे MTS ने कर लिया था कि भाई किसके काल में हेनसांग जो है कांची की यात्रा की थी, तो नरसिंह वर्मन फर्स्ट आंसर मारिएगा, ठीक है। इसके अलावा प्रसिद्ध चीनी यात्री जो है आपका फहियान भी आए थे, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य इसे ही कहते हैं, तो इन्हीं के काल में आया था। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, और इन्होंने एक किताब लिखा जिनका नाम इंडिका है ना। ये सेल्यूकस निकेटर से जुड़े हुए कैरेक्टर थे, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इब्न बतूता भी एक आए, है ना, ये मोरक्को से, है ना। किनके काल में? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आए। मोहम्मद बिन तुगलक सल्तनत में सबसे पढ़े लिखे शासक थे। सबसे पढ़े लिखे शासक कौन थे भाई सल्तनत में? तो मोहम्मद बिन तुगलक थे। इसका अगर निक नेम या फिर ओरिजिनल नेम भी आप कह सकते हैं तो जूना खान था। क्या था? जूना खान था, है ना। मोहम्मद बिन तुगलक ने एक विभाग बसाया जिसका नाम दीवान कोही रखा था, यानी ये कृषि में इंटरेस्ट लेते थे, ये कृषि से संबंधित विभाग था, ठीक
ठीक है। और भी विभाग है, सलन्नत में दीवाने बंदगान है, दीवाने अर्ज है ना, तो ये सब जो अलग है, लेकिन आपको दीवाने को ही ज्यादा पूछते हैं, याद रखना है दोस्तों। एनालिसिस तो एक बहाना है, मैं तो सिर्फ जो है आपको पढ़ाने के लिए आया हूं जी, पढ़ाने के लिए, और पढ़ा के वहां तक ले जाऊंगा जहां तक आप जाना चाहते हो। और जो बच्चे मेरे से पास्ट 5 महीने से भी जुड़ा है, उनका जो है ये चीज की फायदा दिख रहे होंगे। कल एक बच्चे ने मुझे पर्सनल कमेंट किया टेलीग्राम पे प्राइवेट में कि सर आपसे 3 महीना पहले ही जुड़े हैं, है ना, मेरा जो है एमटीएस में भी रिजल्ट होने लायक जो है मार्क आ गए हैं, फेज जो 10 अभी आया है इनका आंसर शीट, इसमें भी आ गए हैं, और पिछले साल की जीडी भी मैं क्लियर कर लिया हूं। वहां के बाद मैं आपका चैनल छोड़ दिया था, लेकिन अब घर वापस आ गया हूं, वापस नहीं जाऊंगा जब तक मतलब सेट नहीं हो जाऊंगा, ठीक है। बहुत बहुत बधाई भाई, मिठाई खिलाने जरूर आना, ठीक है। इसके अलावा अगला प्रश्न पूछा गया था, ओलंपिक खेलों में कितने छल्ले होते हैं। आप ओलंपिक फ्लैग में देखे होंगे कि 5 प्रकार के बलय होते हैं जो एक दूसरे को इस प्रकार से जो है जुड़े हुए रहते हैं। तो इसमें कितने छल्ले होते हैं, इसमें 5 छल्ले होते हैं जो 5 अलग अलग कलर के होते हैं। ये 5 जो है महाद्वीपों को जो है इंगित करता है, यानी महाद्वीपों का प्रतीक है। इसके अलावा टोक्यो ओलंपिक में भारत को 7 पदक मिले थे। अब ओलंपिक की बात राइज हुआ तो यहां से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। जो पहला स्वर्ण मिला था, ये आपका पहला ही मिला ही था एक्चुअली, तो ये नीरज चोपड़ा भाला फेंक में, और इसकी भाला फेंकने की जो दूरी है जरूर याद रखें, 87.58 मीटर। इनके गाड़ी का भी नंबर यही है जो गाड़ी उनको गिफ्ट में दिया गया था आफ्टर गोल्ड मेडल जो है विन करने के बाद, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा 2 रजत मिले थे और 4 ब्रॉन्ज मिले थे। 2 रजत को भी याद रखना है, एक तो आपका मीराबाई चानू और एक आपका रवि दहिया साहब के द्वारा जो है जीता गया था। मीराबाई चानू से क्वेश्चन पूछा जाता है भाई किस राज्य से संबंधित है, तो बताइएगा मणिपुर से संबंधित है। आगामी ओलंपिक खेल 2024 में कहां पे होगी, तो पेरिस के अंदर होगी। ओलंपिक की शुरुआत 1896 में कहां पे हुआ था, एथेंस से हुआ था, है ना, और भारत भाग लिए थे 1900 के ओलंपिक से, ठीक है। ओलंपिक में भारत ने प्रथम स्वर्ण पदक हॉकी के अंदर 1928 में जीते थे, है ना। इसके अलावा मैंने अब तक जो है 10 पदक का ब्यौरा आज ही के वीडियो में दे ही दिया था, तो इतनी क्या बातें करना, मैं सीधे निकलता हूं आगे, है ना। अगर ये सब की जानकारी भी चाहिए कि कैसे क्या हुआ था तो आप पास्ट वाले वीडियो तो देखे होंगे। चलिए जो बच्चे नए हैं उनके लिए, भारत के लिए पहली व्यक्तिगत रूप से जो पदक जीता ना, ये केडी जाधव जीते। किस खेल में भाई, तो कुश्ती प्रतियोगिता में, ठीक है। केडी जाधव जो थे ये महाराष्ट्र के हैं। मैंने ये भी बताया था कि आप टाइटल से भी पहचान सकते हैं, जो जाधव सरनेम होते हैं ये महाराष्ट्र में होते हैं और अपने यहाँ क्या होता है, यादव, है ना, तो ये बात भी ध्यान रखना है। तो ये जो है कांस्य पदक जीते थे। तो अगर इसी क्वेश्चन को अलग लैंग्वेज में आपसे कभी कोई एग्जामिनर पूछ ले कि भाई पहला कांस्य पदक किसने जीता था भारत के लिए, तो आपको केडी जाधव आंसर देना है, ठीक है। भारत के लिए पहले व्यक्तिगत रूप से जो सिल्वर है, इन्होंने कौन जीता था, तो भाई मेजर राजवर्धन सिंह राठौर जी 2004 में एथेंस ओलंपिक में शूटिंग के अंदर जो है आपका जो है जीते थे कौन सा सिल्वर पदक। देखिए जो पहला वाला लाइन आप देखें ना कि भाई पहला ब्रॉन्ज जीते, तो इसमें एक और क्वेश्चन की व्यक्तिगत रूप से पहला जो लिखा ही है और पहला ब्रॉन्ज भी किसने जीता, तो भी केडी जाधव, दोनों का आंसर सेम होगा। इसके अलावा भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से स्वर्ण पदक जीतने वाले अभिनव बिंद्रा शूटिंग 2008 में बीजिंग ओलंपिक के अंदर, है ना। इनके अलावा ओलंपिक में भारत को अब तक 10 स्वर्ण, जिसमें 8 हॉकी में, एक अभिनव बिंद्रा और एक नीरज चोपड़ा के द्वारा, तो 10 हो गए। भारत में प्रथम लेडी जो कर्नो मलेश्वरी हैं, जो आपके ओलंपिक पदक जीती भारोत्तोलन के अंदर, सिडनी में हुआ था ओलंपिक 2000 ईस्वी में, तो ये बात भी ध्यान रखना, और कांस्य पदक जो है इन्हें प्राप्त हुआ था, ठीक है। इसके अलावा लगातार 2 ओलंपिक में पदक जीतने वाली महिला आपका पीवी सिंधु है ना, पुसरला वेंकट, इस प्रकार का नाम है इनका। अगला प्रश्न, हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब किया गया था, तो भैया 1932 में दिल्ली में किया गया था। मैं आपको गांधी ईरा में, अगर आपने 2-4 बार भी मेरे साथ गांधी युग का दर्शन कर लिए हैं तो एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, एग्जाम में गारंटी है 100%। जिस दिन क्वेश्चन छूट जाए गांधी जी से, मैं यही बैठा हूं, आके बताइएगा, ठीक है। अभी एक बार फिर से दर्शन करा देता हूं गांधी ईरा की। देखिए गांधी जी ऐसा नहीं कि पहले विदेश नहीं गए थे, पहले भी विदेश गए थे, बैरिस्ट्री की पढ़ाई किए थे भाइयों, है ना। तो 1893 में क्या होता है कि एक मुस्लिम व्यापारी जिनका कुछ मामला चल रहा होता है साउथ अफ्रीका में, तो अपने तरफ से इनको ले गए, मतलब ये कह के कि आप मेरा जो है ये सॉल्व कर देंगे ये मैटर, तो बोले ठीक है चलिए, तो ये साउथ अफ्रीका चले गए गांधी जी, है ना। कब, 1893 में, है ना। तो वहां पे उनके साथ एक ट्रेन में एक बार एक घटना हो जाती है ना, जो आपका काला गोरा को भेद करके जो है फर्स्ट क्लास से गांधी जी को उतार दिया जाता है और उनको रास्ते में उतार दिया जाता है गंतव्य से पहले। वहां से जो है उनके मन में एक राइज होती है राजनीति में आने की, सक्रिय होने के लिए, जो एक मतलब अंदर से ये फीलिंग आती
पार्टी है। फिर उन्होंने बहुत सारे काम वहां पर साउथ अफ्रीका में जो है इसके विरोध में किए, बहुत सारे चीज किए, लेकिन एक चीज जो की वो काफी इंपोर्टेंट है जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं कि भाई इंडियन नेटाल कांग्रेस है ना, इंडियन नेटाल कांग्रेस की स्थापना कहां पे हुआ था, तो बताइएगा कि ये साउथ अफ्रीका में किए थे। बाद में की फिनिक्स फार्म से भी जुड़े रहे गांधी जी, है ना, तो ये सब भी आप समझते हैं। फिर क्या हुआ, गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट आए। कब लौटे थे, तो 9 जनवरी को लौटे थे। इसी 9 जनवरी को हम अब जो है प्रवासी दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, और 2023 का प्रवासी दिवस जो वीक मनाया गया ये आपका इंदौर के अंदर मनाया गया। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, इंदौर जो है इंडिया का स्वच्छता रैंक में पहला स्थान रखने वाला लगातार 6 टाइम शहर है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, मध्य प्रदेश के अंदर है। ठीक है, इसके अलावा गांधी जी अब आ तो गए इंडिया, है ना, अब आगे तो क्या हुआ, तो सबसे पहले क्या हुआ कि बिहार के चंपारण में किसानों के साथ एक प्रॉब्लम चल रही थी कि अंग्रेज जो है उनको 1/3 भूमि पे नील की खेती करने के लिए जो है अनिवार्य करवा लिया था, मतलब एक कानून बना दिया था। तो इन्होंने इसे तिनकठिया पद्धति नाम दिया था। तो भाई इनके जो एक साहसिक किसान राजकुमार शुक्ल साहब जो है इनको आमंत्रण भेजते हैं कि भैया मुझे आप जो है सर आइए हमारे बिहार की धरती पे और आप जो है हमारी इस प्रॉब्लम से आप ही निजात दिला सकते हैं, दिलाइए। तो उन्होंने जो है बिहार में चल के 1917 में पहला चंपारण सत्याग्रह में भाग लिए और अंततः जो है इससे निजात भी दिलाए। बाद में 1918 में खेरा सत्याग्रह होता है, वहां टैक्स का मामला होता है। फिर 1918 में ही अहमदाबाद में एक आंदोलन में भाग लेते हैं। फिर 1920 में असहयोग आंदोलन करते हैं। 1922 में असहयोग आंदोलन को क्लोज करते हैं चौरा चौरी हत्याकांड के कारण। इसके बाद 1924 में बेलगांव अधिवेशन में भाग लेते हैं। 1931 में है ना सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में भी भाग लिए थे। 1930 में दांडी मार्च शुरू करते हैं। 1932 में पूना पैक्ट करते हैं अंबेडकर साहब के साथ, और 1932 में ही हरिजन सेवक संघ की स्थापना भी करते हैं। फिर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेते हैं और 1948 में शहीद हो गए थे। ठीक है, तो ये सभी गांधी इरा हैं, इन्हें जरूर ध्यान रखें गांधी जी के बारे में। और भी कुछ, ये तो मैं मौखिक रूप से बताया जी, है ना। अब जो है अब है काम के बाद। ठीक है भैया, ये तो थे हवाई दर्शन, है ना। इतने अगर जो बच्चे सिर्फ पीडीएफ के भरोसे रहते हैं तो ये हवाई दर्शन से वंचित रह जाएंगे, तो यहां से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब ये यहाँ चित्त ज्योति मैं बताया लिख दिए। अब जो सबसे नीचे वाली एक लाइन है इसे भी पढ़िए। गांधी जी के बारे में जो कुछ किताब हैं, जो उनके द्वारा कुछ किताब जो है लिखे गए, इनको भी आपको ध्यान रखना है, इसे कम मत समझिए। यहां से क्वेश्चन काफी बार आए हैं और आते ही रहेंगे। ठीक है, गांधी जी हो गए, आपका संविधान हो गया, आर्ट एंड कल्चर से नृत्य हो गया और वादक हो गया, है ना, लोक नृत्य फोक डांस हो गया। ये 4-5 ऐसे टॉपिक हैं जो आपको बिना बताए नंबर देने का काम करता है एग्जाम में, और मैं इन सब पे आपको वीडियो बना दिया हूं। अगर ये 5 क्वेश्चन भी आपने सही किया तो भाई 10 क्वेश्चन तो फिक्स दे रहा है आपको कोई भी एग्जाम में, तो 10 नंबर तो इतना तो पहले कर लो, बाद बाकी तो भाई पढ़ते ही रहते हैं तो आएंगे ही, है ना। इसके अलावा यंग इंडिया, हरिजन, इंडियन ओपिनियन, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, है ना, ये सभी के सभी पुस्तक जो है गांधी जी से संबंधित है। देखिए, एक बार सीजीएल 2021 में एक क्वेश्चन पूछा गया कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहे थे सुभाष चंद्र बोस, सभी जानते हैं, लेकिन कब कहे थे, तो 1944 में। वहां पर 1939 ऑप्शन में था, 1942 ऑप्शन में था, 1944 ऑप्शन में था और 1943 ऑप्शन में था। तो यहाँ पे 1944 को टिक करना होगा। ठीक है, इसके अलावा तारीखे फिरोज शाही के लेखक कौन है, तो तारीखे फिरोज शाही के लेखक अभी मैं 4-5 दिन पहले ही कराया हूं, इस फॉर्म के जो भी किताब है सभी बता दिया था। तारीखे फिरोज शाही के लेखक कौन है, जियाउद्दीन बर्नी। और जो बच्चे न्यू कॉमर है, अभी जो है आपका मतलब क्या बोलते हैं, तैयारी करने के लिए आए हैं या फिर अभी पहला दूसरा एग्जाम दिए हैं, मैं आपको बता रहा हूं, मैं 57 वीडियो का जो सीरीज चला रहा हूं उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। सब दिन वीडियो देखिए, आपको जो है बहुत ज्यादा फायदा होगा। इतना फायदा जितना आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मतलब जितना आप मतलब सोचेंगे नहीं, उससे ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, और साथ ही साथ इसकी पीडीएफ जो है मैंने पेड रखा है 25 रुपए में, तो अगर पीडीएफ बाय किए हुए और वीडियो भी देख ली तब तो बहुत अच्छा। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि आप पीडीएफ बाय ही कीजिए, लेकिन वीडियो जरूर देखिए, आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है, फतवा है जहांदारी के लेखक जियाउद्दीन बर्नी है, किताबुल हिंद के लेखक अल बरूनी है, अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य है ना। इनके अलावा इंडिका के लेखक मेगास्थनीज हैं, अकबरनामा के लेखक अबुल फजल हैं या फिर आईने अकबरी इसे ही कहिए, बाबरनामा के लेखक बाबर हैं, हुमायूंनामा के लेखक गुलबदन बेगम हैं, शाहनामा के लेखक फिरदौसी हैं, जंगलनामा के लेखक अमिताभ घोष हैं। इस प्रकार से जो है आपको ध्यान रखना है। टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत का वरीयता क्रमांक क्या था, यानी जो जीते ना मेडलों के अनुसार किस क्रमांक पे थे, तो भैया ये 24वें स्थान पे थे। टोक्यो ओलंपिक में भारत का स्थान 48वां रहा था। जरा एक बार कंफ्यूजन है, जरा क्लियर कर लीजिएगा कि 44वां था कि 48वां।
है ना, ये 48वां ही था, है ना, ये 48वां ही था। जरा एक बार देख लीजिएगा, फिर भी ये सस्पिशियस है भाई, थोड़ा कभी कभी हो जाता है, छिटक जाता है मन, है ना, तो ध्यान रखेंगे इसके, थोड़ा देख लीजिएगा। टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत ने कुल 18 पदक, टोक्यो पैरा ओलंपिक में, राइट, 18 पदक जीते, 5, 8 और 6 के रेशियो में। 5 गोल्ड है, 8 आपका जो है रजत है, और 6 जो है आपका ब्रॉन्ज है, और 7 ही पदक मिले थे टोक्यो मेन वाले ओलंपिक में, ये तो आप जानते ही हैं, 1, 2 और 4, ठीक है। इसके अलावा शीतकालीन ओलंपिक 2022 जो संपन्न हुई, इसमें भारत के तरफ से एकमात्र खिलाड़ी मोहम्मद आरिफ भाग लिए थे, जो स्कीयर हैं, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे, और यहाँ पे भारत को कोई भी पदक नहीं मिला था। अरविंद केजरीवाल सरकार ने कौन सी स्कीम लॉन्च की है, इस प्रकार की बात देखने को मिली है, तो भाई मिशन कुशल कर्मी, ये जो है आपका फेज 10 में भी पूछा गया था, तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन हो। ऑप्शन क्या थे आप लोग मुझे बताइएगा, वैसे मुझे मेरे पास ऑप्शन नहीं है, तो मैं आंसर इसका देने में असमर्थ हूं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत सिंह मान है, अगला टर्म इसी का है एग्जाम में आने का, ठीक है, क्योंकि आम आदमी पार्टी को अब जो है थोड़ा सा क्वेश्चन लिया है, तो भाई इनके मुख्यमंत्री को लेंगे, है ना, तो ये पंजाब के मुख्यमंत्री हैं कौन, भगवत सिंह मान, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। भाग 3 में क्या नहीं है, इस प्रकार के प्रश्न आए हैं, तो भाग 3 में भाई मौलिक अधिकार है, ये तो आप जानते ही हैं। इनके अलावा 12 से 35 तक के आर्टिकल के बीच के बाहर, या माफ कीजिएगा बाहर, 12 से 35 के बाहर जो भी आर्टिकल्स हैं इसके अंदर नहीं है भाग 3 में, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, आप तो आर्टिकल से पकड़ लिए होंगे, या फिर मौलिक कर्तव्य वगैरह लिखा हो सकता है, संघ लिखा हो सकता है, डीपीएसपी लिखा हो सकता है, जो भी है ना, जिस टर्म में आपका ऑप्शन हो आप मार लेंगे आंसर, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसके अलावा 44वां संविधान संशोधन के 1978 के द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया था, आर्टिकल 300 के ए में रखा गया था, जो विधिक अधिकार है आजकल इंडिया के अंदर, ठीक है। इसके अलावा आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा तत्व जो प्रथम वर्ग में नहीं है, आधुनिक आवर्त सारणी के फर्स्ट वर्ग में कौन सा तत्व नहीं है, जो प्रथम समूह है उसमें कौन सा तत्व नहीं है, इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। देखिए आधुनिक आवर्त सारणी के मैं आज ही 17 और 18 वर्ग तो बताया था, ठीक है, लेकिन एक वर्ग नहीं बताया था, लेकिन जगह पे तो गया था, लेकिन निशाना पूरा नहीं लगा, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम, पोटासियम, रुबेडियम है, इस प्रकार के जो तत्व हैं ये आपके समूह 1 में है। देखिए जो खरा ऐसा उदग्र रहता है इसे समूह कहा जाता है, और जो लेटा हुआ रहता है इसे हम क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये बात आप समझ लीजिए कि हमारे इस प्रकार के 18 समूह हैं, और इस प्रकार के हमें 7 आवर्त हैं, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी की बात करेंगे, आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 17 जो हैं ये हैलोजन से संबंधित है। हैलोजन में क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है, आने वाले शिफ्ट सब में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। हैलोजन में जो क्लोरीन होता है ये इलेक्ट्रॉन के प्रति काफी जो है लगाव रखने वाले जो है तत्व हैं, इन्हें ध्यान रखेंगे। क्लोरीन से ओजोन परत की ह्रास हो सकती है भाई, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया है कि अगर ऑप्शन सीधा ना रहे तो थोड़ा टेढ़ा करके सोचिए। आप जानते हैं कि जो ओजोन परत है इसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC से हानि है भाई, इसमें भी तो क्लोरीन शब्द इंक्लूड है ना, क्लोरो, तो अगर ऑप्शन में क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं है तो क्या हुआ, क्लोरीन से काम चला लेंगे, तो क्लोरीन आपका उस केस में आंसर हो जाता है, ठीक है। क्लोरीन का इस्तेमाल हम जल को सफाई करने या शुद्ध करने में भी करते हैं, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। क्लोरीन, इसके अलावा ब्रोमीन है हमारा, ब्रोमीन जो है ये कमरे के टेम्परेचर पे आपका लिक्विड फॉर्म में पाई जाने वाली जो है तत्व हैं, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। और धातु के बारे में बात आएगा कि भाई कमरे के टेम्परेचर पे कौन सा जो है धातु आपका लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, तो आप आंसर देना जी पारा, ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। वैसे गैलियम भी होता है लेकिन आप पारा आंसर देना सटीक आंसर है। इसके अलावा आयोडीन, आयोडीन का क्या क्या इस्तेमाल है दादा, सबसे पहले तो अगर आप स्टार्च विलयन की परीक्षण कर रहे हैं, है ना, तो आप आयोडीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आयोडीन की जो विस्तृत इस्तेमाल होती है ना, ये अस्पताल वगैरह में होती है एंटीसेप्टिक के रूप में, तो इसे भी ध्यान रखेंगे, है ना, चोट मोट लग जाए तो सबसे पहले आयोडीन की लेप लगाई जाती है। इसके अलावा आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 18 में अक्रिय गैस को रखा गया है, इनर्ट गैस को रखा गया है। मैंने इसे याद करने का तरीका बताया था कि अगर आप घर में नकारे हो, आप ना भगवान ने करे कि आप हो, जो नकारा बच्चा होता है ना उसे सब दूर ही रखते हैं, तो इनर्ट गैस क्या है, नकारा है, किसी से संजोग वगैरह नहीं करता है, क्योंकि इसके जो अष्टक है पहले से ही फुल होते हैं, ठीक है। तो ये जो है सबसे लास्ट में बैठे हैं भाई साहब, क्योंकि किसी से न मिलना न जुलना, तो साइड में बैठे हैं अपना मुंह फुला के, है ना। तो ये है जी अक्रिय गैस, है ना। ये कौन कौन से हैं, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनन है, रेडॉन है, नियॉन है, हीलियम है, ये सभी के सभी क्या है, आपका अक्रिय गैस है। देखिए जो टायर वगैरह में गैस भरे जाते हैं ये हीलियम भरे जाते हैं। इसके अलावा क्योंकि ये अदाहा होता है, अदाहा कहने का मतलब अज्वलनशील होता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं हीलियम का उपयोग जो अक्वा ग्लांस में गोताखोर सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो इनके सिलेंडर होते हैं पीठ पे, उसमें ऑक्सीजन के साथ हीलियम का मिक्सअप जो है आपका सांस लेने में इस्तेमाल करते हैं, ताकि ऑक्सीजन जो है उसकी कराईपन थोड़ा ढीला हो जाए, ताकि सांस लेने में इजी हो। इसके अलावा मैं यहाँ पे बता दूं जो जेनॉन है इसे स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है जी, अजीबो गरीबो गैस कहा
जाता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा कैंसर चिकित्सा में रेडॉन वगैरह का भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा आर्गन वगैरह का आप ट्यूबलाइट वगैरह में इस्तेमाल करते हैं ना, नाइट्रोजन का भी इस्तेमाल होता है भाई ट्यूबलाइट में, है ना। इसके अलावा आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग 7 आवर्त हैं, बता दिए। आधुनिक आवर्त सारणी के पिता मोस्ले हैं, लेकिन अगर मोक्सले ऑप्शन में नहीं है तो आप मेंडलीव को भी मार सकते हो आंसर, ठीक है। ये देख लीजिए, अगर मोस्टली ऑप्शन में नहीं है तो जो देखिए आजकल जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना 18 वर्ग और 7 आवर्त वाला, ये है मोस्ले के द्वारा जो है रिलीज किया गया। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी की जो थॉट है, ऐसा नहीं कि मेंडलीव ने नहीं दिए थे, मेंडलीव भी दिए थे, लेकिन इसमें क्या कमी थे, तो 7 गो आवर्त और 9 गो वर्ग और 63 गो तत्व था, ठीक है। तो इसीलिए जो है इन्हें भी आप आधुनिक आवर्त सारणी का पिता कह सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अमृत योजना से संबंधित एक प्रश्न आया था, ठीक है। अब अमृत योजना क्या है कि भाई जो शहरी स्ट्रक्चर है ना, उस टाइप से जो है कस्बा वगैरह को लाने की एक योजना है जो मोदी सरकार ने 2015 में लॉन्च किया था। अब इसके बारे में विशेष जानकारी तो था नहीं कि क्वेश्चन क्या पूछा गया था, बट इतनी बता दूं कि ये किससे संबंधित है। अनुच्छेद 16 से एक प्रश्न आया था, ये भी प्रश्न क्लियर नहीं है। अनुच्छेद 16 से जो है अफसरों की समानता है, जो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आ जाते हैं। तो यही सब कुछ प्रश्न देखने को मिले थे। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों जैसा कि आज है आपका 17 जुलाई 2023 और आज आपको जो है सीजीएल का एग्जाम था। फर्स्ट शिफ्ट की एग्जाम समाप्त हो गई है। फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में जीके और इंग्लिश के फ्रेज और वर्ड जो भी पूछे गए सभी प्रश्नों को लेकर के आ गया हूं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, मैं 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ साथ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट दूंगा जो आपके एग्जाम में हूबहू छपेंगे। और इसी वीडियो में बात कर लीजिए, जो मैं कल प्रैक्टिस सेट करवाया था वहाँ से 8 क्वेश्चन हूबहू आए। अगर आपको विश्वास नहीं है तो कल वाली रात वाली जो प्रैक्टिस सेट हमारी चलती है उसको देख लीजिएगा, ठीक है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि प्रैक्टिस सेट का वीडियो अटेंड करना बहुत जरूरी है भाई, बहुत जरूरी है, ठीक है। अब देखिए ये प्रश्न पूछा गया है, कुमायूं हिमालय किन दो नदियों के बीच में। हमारे बच्चे जो हमसे जुड़े हुए हैं वो तो हिमालय के मतलब विशालता के आधार पर 4 भागों में और नदियों के आधार पर भी 4 भागों में, तो कोई छोड़ेगा जी। तो कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदी के बीच में स्थित है ना। उत्तराखंड का जो है बेसिक पार्ट इसमें कवर होता है, नंदा देवी कामेत वगैरह इसी में आ जाते हैं। हिमालय नदियों के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। पंजाब हिमालय है ना, पंजाब हिमालय का क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है, सिंधु से सतलज। मैंने आपको ये भी बताया था कि भाई पंजाब के आगे जाओगे तो पाकिस्तान लग जाएगा और पाकिस्तान में आपका मोहनजोदड़ो शहर है। और मोहनजोदड़ो शहर किस नदी के किनारे थे, तो सिंधु नदी के किनारे। तो आपको सिंधु से पकड़ना है, सिंधु से सतलज, फिर अगला आएंगे तो हमारा हो जाएगा कुमायूं हिमालय, सतलज से काली है ना, सतलज से काली, फिर नेपाल हिमालय। तो काली स्टॉप हुआ तब काली से स्टार्ट होगा, तो काली से तीस्ता, और फिर हमारा असम हिमालय। तो तीस्ता से स्टॉप हुआ था पिछला यानी कि नेपाल हिमालय, तो अब तीस्ता से दिहांग हो जाएगा असम हिमालय। तो ये हिमालय के 4 पार्ट है नदियों के आधार पे। इसके अलावा हिमालय अगर आपसे पूछे कि किस प्रकार के पर्वत की उदाहरण है तो आपको बताना है ये नवीन बलत पर्वत है, न्यू फोल्डेड माउंटेन है, ठीक है। ये कैसे निर्माण हुआ है इसका, तो यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट, ये दोनों प्लेट जब टकराए तो हिमालय का निर्माण हो गया, ठीक है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जिसे माउंट एवरेस्ट कहते हैं, इसकी टोटल हाइट जो है 8850 मीटर है। अब जहां तक ये बढ़ रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन अभी इतना ही है स्टैंडर्ड, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। और नेपाल में इसे सागर माथा कहा जाता है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे तो कंचनजंगा हो जाएगा। अगर भारत और थोड़ा क्योंकि कुछ भाग पाकिस्तान में भी चले जाते हैं तो केटू भी सबसे ऊंचा है, लेकिन हम केटू को पूर्णतः भारतीय नहीं मानते, इसीलिए पूर्णतः भारतीय सबसे ऊंचा चोटी कंचनजंगा जो सिक्किम के अंदर है, और ये दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी भी है केटू के बाद। तो इसे भी ध्यान रखेंगे, केटू दूसरा है, माउंट एवरेस्ट पहला, केटू दूसरा और कंचनजंगा तीसरा है। हिमालय की जगह पे प्राचीन काल में टेथीज सागर नाम के जो है सागर हुआ करता था, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया है कि कौन से फ्रेंच मुगल शासन काल में 6 बार भारत आए थे। तो जो भाई फ्रेंच जो आपका यात्री था या फिर व्यापारी कहिए, तो मुगल काल में 2 फ्रेंच जो है वस्तुतः आए, तो जिसमें 6 बार जो आए हैं ना, यहाँ पे क्लू लगा दिया कि भाई 6 टाइम आए, तो आपका ट्रेविनियर आंसर होगा। ये कब आया था, शाहजहां और औरंगजेब के काल में आया था। किसके काल में आया था, शाहजहां और औरंगजेब के काल में आया था, ठीक है। यह एक फ्रांसीसी यात्री थे जो किसके काल में, शाहजहां और औरंगजेब के काल में आया था, ट्रावनकोर। एक और फ्रांसीसी यात्री हुए जो दारा सिकोह के काल में आया, इनका नाम है फर्नांसिस बर्नियर। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे आने वाले शिफ्ट के लिए, फर्नांसिस बर्नियर को भी याद रखेंगे, ये दारा सिकोह के काल में आए थे, ये भी मुगल वंश के ही थे, ठीक है। इसके अलावा प्रसिद्ध यात्री हेनसांग हर्षवर्धन के काल में आए थे, इसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। दोस्तों मैं थोड़ा बाहर हूँ, जैसा कि आप नॉइज भी थोड़ा सुन रहे होंगे, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ। मेगास्थनीज जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार
में आए थे, जिन्होंने इंडिका नामक पुस्तक भी लिखे थे, है ना। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है ना। इसके अलावा फहियान कब आए थे भाई? तो फहियान जो आए थे चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय को आप विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, और ये जो है आपका बहुत ही प्रतापी राजा हुए थे। इनके अलावा इब्न बतूता, ये सल्तनत काल में मोहम्मद बिन तुगलक के काल में, जब तुगलक वंश की शासन चल रही थी और उस समय मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था, तब जो है भारत आए थे और इन्होंने एक किताब लिखा जिनका नाम रेहला है। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। अगला एक प्रश्न, ये दोनों प्रश्न मैं बताया हूं, अब ये तीसरा प्रश्न जो आ रहा है ये भी मैं बताया हूं कि संविधान का भाग 9B किससे संबंधित है। उस दिन जो बच्चे कमेंट कर रहे थे कि कहां से रिव्यू ले आए, भाई बहुत बच्चे ने गाली भी दिया यहाँ तक कि मुझे, लेकिन मैं कुछ नहीं कहा क्योंकि मुझे सबसे फर्क नहीं पड़ता है। मुझे जो बच्चे मेरे से जुड़े हुए उनको जितना फायदा करा सकूं बस यही सोचता हूं। तो ये क्वेश्चन मैं बताया था कि भाई संविधान के जो पार्ट है ना 1 to 10 देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, और मैंने ये भी बताया था कि संविधान में तो बेसिकली 22 भाग है, लेकिन ये 50 में कैसे विभक्त हुए। तो 4 का ए बनाया जहाँ मौलिक कर्तव्य को रखा गया, 9 से 9 का ए फॉर्मेशन हुआ जहाँ पे आपका नगर पालिका को रखा गया, 9 से 9 का बी का फॉर्मेशन हुआ जहाँ पे सहकारी समितियों के गठन का प्रावधान किया गया। तो आज आपका 9 का बी पूछा गया है जो सहकारी समिति के गठन से जो है संबंधित है। भारतीय में जो भाग 2 है इसमें नागरिकता को दिया गया है, जो हमारे यहाँ एकल नागरिकता मिलती है, और ये प्रथा ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक कवर करते हैं भाग 2। ठीक है, इसके अलावा संविधान के भाग 3 इसमें फंडामेंटल राइट है, यूएसए के संविधान से लिया गया है। वर्तमान में 6 है, 1978 में 44वां संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था, तब से लेकर आज तक 6 ही है ना। ये आर्टिकल कहां से कहां तक कवर करेंगे? 12 से लेकर 35 तक में। ठीक है, इसके अलावा भाग 4 में डीपीएसपी है, जिसे हम नीति निदेशक तत्व कहते हैं, और ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है ना। इसमें इंपोर्टेंट आर्टिकल 40 ग्राम पंचायत का गठन, 44 सिविल नागरिक कोड, 48 जो है आपका गोहत्या निषेध, 50 जो हो गया कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथकीकरण, 51 जो हो गया अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, 51 का ए जो हो गया ये मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। संविधान के भाग 5 में संघ का, यूनियन का वर्णन किया गया है। ये आर्टिकल आपका 52 से लेके 151 तक के बीच में वर्णित है। इसमें संघ में जो भी चीजें जैसे राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, महान्यायवादी, लोकसभा, राज्यसभा, संसद, है ना, प्रधानमंत्री, ये सभी इसी में आ जाएंगे आपके संघ में भाग 5 में, यानी 52 से 151 के बीच के आर्टिकल में। संविधान के भाग 6 में आपका राज्य का वर्णन है। राज्य के अंतर्गत जो भी आपका आता है जैसे राज्यपाल, हाई कोर्ट, है ना, महाधिवक्ता, मुख्यमंत्री, ये सभी इसमें आ जाएंगे। विधानसभा, विधान परिषद, ये सभी भाग 6 में आ जाएंगे, जो आर्टिकल 152 से लेकर 237 तक के बीच में वर्णित है। ठीक है, ये भाग 6 है, राज्य है। ठीक है, इसके अलावा भाग 7 जो है लगभग निश्चित है, और भाग 8 जो है ये केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज की वर्णन करती है। ठीक है, इसके अलावा संविधान के भाग 9 में ग्राम पंचायत है ना। संविधान के भाग 9 के ए में नगर पालिका है, और 9 के बी में अभी आपने देखा सहकारी समिति का गठन का प्रावधान किया गया है। अगला जो प्रश्न पूछा गया था कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित कौन सा है, आपको वीडियो के थंबनेल में मिल जाएगी कल वाली वीडियो, यानी इससे जो प्रीवियस वीडियो हमने पोस्ट किया था। ठीक है, तो ये आर्टिकल 148 है। कैग की नियुक्ति कौन करते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। देखिए क्वेश्चन का आधार क्या था, जब मैं ये बताया था कि लोक लेखा समिति का गठन किस भारत सरकार अधिनियम के द्वारा हुआ था, तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा जो है लोक लेखा समिति का गठन हुआ था 1921 में। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना भी कहते हैं। ठीक है, तो इसी के तहत जो है लोक लेखा समिति के गठन का प्रावधान किया गया था, जो 21 में किए गए थे। ठीक है, तो यहीं पर मैंने आपका लोक लेखा समिति की जो प्रतिवेदन होती है उसके जांच कौन करते हैं, तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग करते हैं। कैग का फुल फॉर्म भी आपसे पूछते हैं, कंप्ट्रोलर एंड जनरल ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके अलावा वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू है, जो देश के 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है। भारत के जो आपका लोक लेखा समिति का गठन हुआ 1921 में बता ही दिया। प्रतिवेदन की जांच कौन करते हैं, तो कैग करते हैं, भी बता दिया। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो 22 सदस्य, जो 15 लोकसभा से और 7 जो है राज्यसभा से आते हैं। एक इसी प्रकार का सदन है। अच्छा, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है, तो विपक्ष के नेता होते हैं। अभी कौन है, अधीर रंजन चौधरी जी हैं, तो ये बात भी ध्यान रख लेंगे। एक और समिति इसी प्रकार का इंपोर्टेंट है, प्राक्कलन समिति। इसमें 30 सदस्य होते हैं जो सिर्फ लोकसभा से चुने जाते हैं, इसमें राज्यसभा का कोई रोल नहीं होते हैं। और वर्तमान में प्राक्कलन समिति के जो अध्यक्ष हैं ये आपका गिरीश बापट है। कौन है, गिरीश बापट, है ना, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, जो बीजेपी के हैं। इसके अलावा प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति को जुड़वा बहने कहा जाता है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया है कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में लाया गया था। भैया मैं पंचवर्षीय योजना पे एक फुल डिटेल वीडियो बना दिया था आज से 6-7 महीना पहले, अगर आप जाके देखे होंगे, विजिट किए होंगे, तो ये क्वेश्चन भी आपसे नहीं छूटेगा। प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो है ये 8वीं पंचवर्षीय योजना में 1992 से 1997 के बीच में आया था, है ना। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब होती है, 1951 से 1956 में होती है, और ये हैराट डोमर के मॉडल पे आधारित था, है ना। और इसमें जो है किस पर
विशेष बल दिया गया था, तो कृषि पर विशेष बल दिया गया था। ठीक है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 पीसी महालनोबिस के मॉडल पे, इसमें भारी उद्योगों पे बल दिया गया था, जिसमें दुर्गापुर, राउरकेला और आपका भिलाई, ये 3 जगह जो है भारी उद्योग का कारखाना जो है लगाया गया था। जिसमें आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि दुर्गापुर किसके सहयोग से, तो ब्रिटेन के सहयोग से, राउरकेला किसके सहयोग से, तो जर्मनी के सहयोग से, और भिलाई किसके सहयोग से, तो रूस के सहयोग से। ठीक है। इसके अलावा आपका भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने वाली जो बॉडी थी, ये आपका योजना आयोग थे। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950 में। अध्यक्ष कौन होते थे? पीएम। लेकिन इसको समाप्त कब किया गया? 2015 में। 2015 में क्या आ गया? नीति आयोग आ गया। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? पीएम ही होते हैं। नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? सुमन कुमार बेरी है। और सीईओ कौन है? बीवीआर सुब्रमण्यम है ना। नीति आयोग के प्रथम महिला सीईओ कौन बनी थी? सिंधु श्री खुल्लर बनी थी, जो एकमात्र महिला सीईओ भी बनी है अब तक। ठीक है। तो ये नीति आयोग के बारे में थोड़ा सा जानकारी रखेंगे। नीति आयोग के जो प्रथम उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया, वो वर्तमान में नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति बन गए हैं, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा देखिए, जिस प्रकार से अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा पंचवर्षीय योजना, उसी प्रकार से मैं 12 पंचवर्षीय योजना का इसी प्रकार से इमेज फॉर्मेट में आपको मैं पढ़ाया हूँ, जिसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज हुआ है, क्या लक्ष्य रखा है, क्या इसवी रहा था, कौन से मॉडल पे थे, कौन से उस समय प्रधानमंत्री थे, ये सभी जानकारी आपको मिल जाएगा। तो आप जाके विजिट कर लीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। ठीक है। तो देखिए, पंचवर्षीय योजना जो 8वीं पंचवर्षीय योजना हुआ, इसमें 3 प्रधानमंत्री का साथ रहा था। एक तो पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी साहब और एचडी देवगौड़ा साहब, ये तीनों प्रधानमंत्री इस पंचवर्षीय योजना को झेले थे। ठीक है। योजना की अवधि 1992-97 रहा था। इसमें देखिए, प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत, यही क्वेश्चन आज से आप पूछा गया है ना। तो अगर आपने देख लिया होता तो क्या क्वेश्चन छूटता? भाई मैं इस हिसाब से अरेंज कर दिया हो ना कि आपको जो है टीसीएस के द्वारा पूछे गए एग्जाम में 25 में से 20 तो मैं एकदम गारंटी दिलाता हूँ जी, अगर आप मैंने पूरी वीडियो देख लिया तो, पूरी पीडीएफ के साथ रिवीजन कर लिया तो। अच्छा, बहुत सारे बच्चे की जो है क्वेरी रहती है कि जो प्रैक्टिस सेट की वीडियो चलती है उसकी पीडीएफ कहाँ मिलती है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको पूरी जानकारी उस लिंक से मिल जाएगी। ठीक है। इसके अलावा योजना आयोग ने कुल कितने पंचवर्षीय योजना का निर्माण किया? तो भाई 12 पंचवर्षीय योजना का निर्माण किया। कब से कब तक चला था? 12वीं पंचवर्षीय योजना तो 2012 से 2017, लेकिन इसे बीच में ही समाप्त कर दिया गया था, क्योंकि आप जानते हैं कि 2015 में नीति आयोग का गठन हो गया था। अब देखिए, 4थी पंचवर्षीय योजना से एक क्वेश्चन कई बार टीसीएस हाल फिलहाल में पूछे कि भाई 4थी पंचवर्षीय योजना में कौन सा लड़ाई हुआ था? तो भाई आपका भारत और पाकिस्तान का लड़ाई 1971 वाला हुआ था, बांग्लादेश के मामला पे। ठीक है। और इसरो की स्थापना, जो परसों ही चंद्रयान 3 लॉन्च किया है, इनकी भी स्थापना 1969 में ही होती है, जो 4थे पंचवर्षीय योजना के अंदर ही आ जाती है। 1969 के अंदर ही आपका बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है पहली बार, तो ये भी 4थे पंचवर्षीय योजना में हुआ था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी जी करवाए थे। इसके अलावा सेकेंड टाइम बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में होती है, 8 बैंकों का, है ना। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे, पहली बार पूछेगा राष्ट्रीयकरण तो 1969 और दूसरी बार पूछेगा तो 1980। ठीक है, जो 6 बैंकों का हुआ था, और पहली बार में 14 बैंकों का। ठीक है। तो ये सब थे आपका 8वीं पंचवर्षीय योजना का जो है, सॉरी माफ कीजिएगा, 4थी पंचवर्षीय योजना का कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट। इसके अलावा 1969 में ही चंद्रमा पे आदमी जाता है, नील आर्मस्ट्रांग। 1969 में ही दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत होती है ना। तो ये सब बात कुछ ध्यान रखेंगे 1969 को रिगार्ड में। इसके अलावा सोनल मानसिंह का संबंध आपसे पूछ लिया, भाई कोई क्वेश्चन है ये, तो सोनल मानसिंह का संबंध ओडिसी और भरतनाट्यम दोनों से है। ऑप्शन में आपका भरतनाट्यम दिया गया था, भरतनाट्यम राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ओडिसी का मेन है, लेकिन भरतनाट्यम भी कर लेती है। मैंने आपको उसी प्रकार से बताया, जैसे एक आदमी कई सारे काम कर लेते हैं तो उसे वर्साटाइल कहा जाता है, तो सोनल मानसिंह भी एक वर्साटाइल एक्टर थी, मतलब नर्तकी थी, डांसर थी। ठीक है। भरतनाट्यम के कुछ अन्य कलाकार, जैसे आपका यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, है ना, पद्मा सुब्रमण्यम, टी बाला सरस्वती, नर्तकी नटराज को जरूर याद रखिएगा। आने वाले शिफ्ट में हो सकता है कि इसी को ही पूछे, क्योंकि ये जो है ज्यादा फेमस तो नहीं, लेकिन बहुत बड़े जो है डांसर रही है नर्तकी नटराज, ये भी भरतनाट्यम से संबंधित है। ओडिसी के कुछ प्रमुख कैरेक्टर, जैसे गुरु केलुचरण महापात्रा, संयुक्ता पनिगिरी, सुजाता महापात्रा, ये सब आपके जो है ओडिसी के प्रमुख नर्तक और नर्तकी हैं। इनके अलावा झाबेरी बहन, कलावेती देवी, चारू माथुर, ये सभी के सभी मणिपुरी डांस से संबंधित है। और जो भी सिंह सरनेम है, ये भी आपका मणिपुरी नृत्य से ही संबंधित होती है। झाबेरी वाली सरनेम जो है, ये आपका मणिपुरी से ही संबंधित होती है। रेड्डी फैमिली जो है, ये आपका जो कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का, वहां से संबंधित होती है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, जो भी महाराज सरनेम होता है, या तो तबला बजाते हैं या फिर कथक नृत्य करते हैं, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा सितारा देवी इंपोर्टेंट है, ये कथक से संबंधित है, और ना पंडित बिरजू महाराज भी कथक से ही संबंधित है। जो कथक कहाँ का नृत्य है? उत्तर भारत का नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? तो भैया आपको बताना है कि 8 है। कौन कौन से हैं? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, मणिपुरी, सतरिया। सतरिया का ध्यान रखना है, शंकर देव, है ना। सतरिया का कौन है संचालन करता? शंकर देव। कहाँ का सतरिया नृत्य? असम का है, और लेटेस्ट शास्त्रीय नृत्य है, तो ये बात भी ध्यान रखना है। इसके अलावा 36वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? अब देखिए, प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन आ रहा है, मतलब प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, जो मैं सब पढ़ाया हूँ। ठीक है। 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ पे हुआ था बताइए? तो इसमें हुआ था आपका गुजरात में। अगर आने वाले शिफ्ट में पूछे कितने शहरों में हुआ था, तो आपको बताना है 6 शहरों में। ठीक है। इसके अलावा 36वें राष्ट्रीय खेल के विजेता कौन रहे थे? सर्विसेज टीम, क्योंकि इसको जो है सबसे ज्यादा गोल्ड मिला था। अगर ओवरऑल पदक की बात करेंगे, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा क्लू है। ठीक है।
अगर आपसे पूछे कि भाई 36वें राष्ट्रीय खेल नेशनल गेम के विनर कौन है, तो आपको बताना है सर्विसेज टीम। अगर आपसे पूछे कि भाई 36वें राष्ट्रीय खेल में सबसे अधिक पदक किसे मिला, तो बताना है महाराष्ट्र। दोनों बात समझ गए होंगे, ठीक है। इसके अलावा 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन इसी साल होना है 2023 में। कहाँ पे होगी? गोवा के अंदर होगी। इसके अलावा जो आपका 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम अभी अभी समाप्त हुआ है, ये कहाँ पे हुआ है? तो मध्य प्रदेश में हुआ है। अगर आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश के कितने शहरों में हुआ है, तो 8 शहरों में बताना है, ठीक है। इसके अलावा 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम के विजेता कौन रहे हैं? तो महाराष्ट्र रहे हैं, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखना है। इसके अलावा अभी अभी जो लेटेस्ट में चल ही रहा है, हालांकि यहाँ से क्वेश्चन अभी आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन पूछ भी सकता है भाई, टीसीएस से कुछ भी भरोसा नहीं है। तो तीसरी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। पहला वाला कहाँ पे हुआ था? उड़ीसा में हुआ था। अगर आपसे पहले पूछ ले कि भाई जो आपका खेलो इंडिया यूथ गेम का पहला संस्करण कहाँ हुआ था, तो जो 2018 में दिल्ली के अंदर हुआ था। देखिए, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम और खेलो इंडिया यूथ गेम में फर्क है, ठीक है। इसके अलावा जो माका ट्रॉफी है, मैंने ये भी बताया, आने वाले शिफ्ट के लिए ध्यान रखो, माका ट्रॉफी है ना, मौलाना अबुल कलाम आजाद के नाम पे दिया जाता है। तो ये गुरु नानक देव विश्वविद्यालय को मिला है, लेटेस्ट वाली। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो खेलो इंडिया यूथ गेम है ना, उसका नाम पहले खेलो इंडिया स्कूल गेम हुआ करता था, लेकिन 2019 में इसका नाम बदल के खेलो इंडिया यूथ गेम कर दिया गया, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। गुलीबल का एंटोनेम आया। भाई गुलीबल क्या होता है? जो एकदम भोला टाइप का इंसान होता है, जिसे आसानी से मूर्ख बनाया जा सके, है ना, हर बात मानने को तैयार रहता है, इसे गुलीबल कहते हैं। तो गुलीबल का एंटोनेम पूछ लिया है तो सस्पिशियस हो जाएगा, जो हर बात पे संदेह करता हो। सैनिकल भी हो सकती है ना, स्मार्ट भी हो सकता है ना, अनयील्डिंग भी हो सकता है। तो ये सब, माफ कीजिएगा, हाँ अनयील्डिंग, राइट, अनयील्डिंग भी हो सकता है। तो ये सब जो है आपका इनका एंटो हो सकता है। तो ऑप्शन में जो था उस हिसाब से काम करना पड़ेगा। एक आपसे ईडीएम पूछा है, एट आर्म्स लेंथ, ये काफी कॉमन है, प्रीवियस ईयर है, सीधा सीधा। एट एन आर्म्स लेंथ का मतलब होता है किसी चीज से दूरी बनाने से, है ना, क्लोज कॉन्टेक्ट को दूर करना है, ठीक है, यानी परहेज करना है ना, अवॉइड करना है। तो इसका ये अर्थ निकलता है। तो इस प्रकार के जो भी आपके ऑप्शन में दिए गए होंगे, राइट आंसर हो जाएगा। सती प्रथा से एक क्वेश्चन आया था। सती प्रथा का अंत कब होता है? 1829 में। किसके काल में? लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में। सती प्रथा का अंत कराने में कौन योगदान निभाए थे? राजा राम मोहन राय, है ना। भारत में अंग्रेजी शिक्षा जो 1835 में आया था, मैकाले के रपट पे, लॉर्ड मैकाले, ये भी बेंटिक के समय ही आया था, ठीक है। इसके अलावा 1805 ब्रह्म समाज की स्थापना कब होती है? 1828 में होती है। कहाँ पे? कोलकाता में। कौन करते हैं? राजा राम मोहन राय। संवाद कौमुदी के लेखक कौन है? राजा राम मोहन राय ही हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। राजा राम मोहन राय की राजा की जो उपाधि है वो अकबर सेकंड ने दिया था। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। एक प्रश्न पूछा गया कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनका वेतन और पेंशन कहाँ से आता है? तो भारत के संचित निधि से आता है। भारत की संचित निधि का जो आर्टिकल है 266 का ए है। सुप्रीम कोर्ट का गठन जो है किस आर्टिकल में होता है? तो 124 में होता है ना। भारत में वर्तमान जो चीफ जस्टिस है कौन है? डीवाई चंद्रचूड़ है, जो 50वें चीफ जस्टिस है ना। सुप्रीम कोर्ट का गठन कब किया गया था? 1950 में किया गया था। भारत के प्रथम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? जस्टिस हीरालाल जे कानिया थे। तो ये सुप्रीम कोर्ट से कुछ बात है जो आपको ध्यान रखना है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 का प्रयोग करके जो है रीट जारी करने का काम करते हैं, और हाई कोर्ट 226 के तहत रीट जारी करते हैं। तो दोनों बात ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के एकमात्र न्यायाधीश, एक सेकेंड, भारत के जो एक न्यायाधीश हुए इसका नाम मोहम्मद हिदायतुल्लाह है, जो सुप्रीम कोर्ट के जो है जस्टिस के पद पे रहते हुए भारत के राष्ट्रपति के तौर पे काम किए थे, कार्यवाहक के रूप में। तो उसे भी ध्यान रखना है, मोहम्मद हिदायतुल्लाह को, ठीक है। आपको मालूम है कि भारत के जब प्रेसिडेंट किसी काम से बाहर गया हो, या डेड हो गया हो, या फिर वाइस प्रेसिडेंट भी उसी समय जो है उपस्थित नहीं हो, तो उस समय में जो है कार्यभार भारत के राष्ट्रपति के तौर पर कौन करेगा? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करेगा। एक प्रश्न आपसे पूछा गया है कि स्टार्च के विलयन परीक्षण में किसका प्रयोग होता है? तो आयोडीन का होता है। आयोडीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 53 होता है। आयोडीन जो है एंटीसेप्टिक के रूप में भी यूज होता है। तो ये बात भी ध्यान रखें, कटे पटे पे जो है आयोडीन लगा देते हैं तो वहाँ पे जीवाणु नहीं पनपते हैं, है ना। इसके अलावा खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखने के लिए बेंजोइक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। शुष्क बर्फ को ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है। फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है, जिसे हाइपो सोल्यूशन भी कहा जाता है। ये बात भी ध्यान रखेंगे, सोडियम थायोसल्फेट को हाइपो सोल्यूशन कहा जाता है। 2 करोड़ बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? परसों बताए थे, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होती है, ठीक है। क्लोरीन हैलोजन ग्रुप से संबंधित है, जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता दर्शाता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षित होते हैं। इसके अलावा फ्लोरीन प्रकृति में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक होती है, फ्लोरीन, है ना। ये भी हैलोजन ग्रुप से संबंधित ही है। और आपके जो पीरियोडिक टेबल में 18 समूह दिए गए हैं या वर्ग दिए गए हैं, तो उसके समूह 17 में हैलोजन ग्रुप को रखा गया है और 18 में इनर्ट गैस को रखा गया है, जो हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन वगैरह हैं, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखेंगे। इसके अलावा ड्राफ्ट कमीशन का गठन कब किया गया था? आपसे पूछा गया है। तो भाई जो प्रारूप समिति है, ड्राफ्ट कमीशन है, 29 अगस्त 1947 के गठित किए गए थे। इसमें 7 सदस्य थे, जिनमें 6+1 की रेशियो है, यानी एगो अध्यक्ष, 6 अन्य सदस्य। तो अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर साहब थे। अब इसके सदस्य का नाम क्या क्या है? ज्यादातर कृष्ण भगवान के नाम से है। अगर आपको एग्जाम
में पकड़ना है क्लू से आंसर, तो भाई जो प्रारूप समिति के ज्यादातर सदस्य हैं वो कृष्ण भगवान के नाम से आपके सामने हैं। अल्लादी कृष्ण अय्यर है, एन गोपाला स्वामी है, भीमराव अंबेडकर साहब अध्यक्ष हो गए, के एम मुंशी है, मोहम्मद सादुल्ला है, BL मित्तर है, DP खेतान है। तो इस प्रकार से आप देखिए कृष्णा स्वामी, गोपाला स्वामी, ये सब जो है आपके इनके अध्यक्ष रहे थे। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर बता दिए थे, माफ करना, इनके सदस्य रहे थे, अब अध्यक्ष तो भीमराव अंबेडकर थे, है ना। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है। अस्थायी मतलब टेम्पोररी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा जो उसमें सबसे बुजुर्ग थे उन्हें चुना गया। दूसरे दिन 11 दिसंबर 1946 को, है ना, फिर से जो है एक बैठक होती है 2 दिन के बाद। इसमें अध्यक्षता के रूप में जो है राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में, परमानेंट अध्यक्ष के रूप में चुने जाते हैं। इसके अलावा तबला वादक से एक क्वेश्चन आया था, तो तबला वादक मैं आपको पूरा पढ़ा ही रखा हूँ भाई। तबला वादक कौन कौन है, तो अल्लाह रखा है, जाकिर हुसैन है, सुखविंदर सिंह है, लच्छू महाराज है, विजय घाटे हैं, ये सब क्या है प्रमुख तबला वादक हैं। जिसमें जाकिर हुसैन साहब को अभी जो है आपका लेटेस्ट वाला पद्म विभूषण दिया गया है, ठीक है, जो 6 आदमी को मिला है ना 22 वाला, तो इसमें जो है एक जो है जाकिर हुसैन साहब ही संबंधित है। जाकिर हुसैन साहब कौन थे, तो अल्लाह रखा के पुत्र हैं, थे नहीं हैं, अभी जीवित हैं जाकिर हुसैन साहब, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये थे आज के फर्स्ट शिफ्ट में आए सभी प्रश्नों का एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर निःशुल्क मिलेगा, है ना। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों। इसके अलावा बात कर लेते हैं थोड़ा सा लेवल की। बच्चे जैसे बताया कि लेवल जो है आज का प्रीवियस ईयर से ज़्यादा जीके का क्वेश्चन आ रहा है। इंग्लिश का लेवल काफ़ी इजी था, रीजनिंग का भी लेवल था, मतलब लेवल जो इजी टू मॉडरेट आ रहे हैं। और बच्चे की अटेम्प्ट की बात करें, जैसे कि मेरे 4-5 बच्चे से बात हुआ, तो बच्चे जो है 70% से ज़्यादा अटेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये था आज का फर्स्ट शिफ्ट का वीडियो। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।